नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ प्राध्यापक स्कूल शिक्षा परीक्षा 2015 के प्रश्न पत्र का हल। और इसकी परीक्षा दिनांक 24 जुलाई 2016 थी। इसके अंतर्गत पूछे गए संस्कृत के प्रश्नों का हल हम आज देखेंगे। आने वाली परीक्षाओं से संबंधित जहाँ पर प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इन पेपर को अवश्य देखना चाहिए। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं प्रश्न संख्या 1। तो चूंकि इसमें 150 प्रश्न है इसलिए मैं केवल प्रश्न बोलूँगी और उसका उत्तर। प्रश्न संख्या 1 है, उचित अव्ययम चित्वा रिक्त स्थान पूर्ति ही कर्तव्या गच्छतु भवान डैश दर्शनाय। तो गच्छतु भवान पुनर्दर्शनाय ऑप्शन 4। अव्ययम चित्वा रिक्त स्थान पूर्ति ही कर्तव्या गच्छति ऊपरी च दशा चक्र नेमि क्रमेण निश्चय गच्छति ऊपरी च दशा चक्र नेमि क्रमेण। तो यहाँ पर ये मेघदूतम जो कि कालिदास जी द्वारा रचित है उस ग्रंथ से उद्धृत ये पंक्ति है और मंदाक्रांता छंद के अंतर्गत ये पंक्ति पूछी जाती है। रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। अस्माकं गृहे यज्ञम भविष्यति। तो भविष्यत काल की क्रिया के अर्थ में यहाँ पर कौन सा अव्यय आएगा? श्वः अस्माकं गृहे यज्ञम भविष्यति। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न च धूमायितुम चीरम ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। उचिता अव्ययन रिक्त स्थानम पूरितव्यम न योत्स्य इति गोविंदम उक्तवा तूष्णीम बभूवः। श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत ये पंक्ति आती है। नहीं लड़ूंगा इतना गोविंद से कहकर चुप हो गए। कौन? अर्जुन। न च प्रयोजनम अंतरा धूर्तः चेष्टते कदाचन ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियां विना ऑप्शन 1 करेक्ट। ज्ञानम भारः क्रियां विना। प्रश्न संख्या 8, उचित अव्यय प्रयोगेण रिक्त स्थान पूर्ति ही कर्तव्या मिथ्यापवाद कारिणम धिक्तम असत्य भाषिणम ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। धिक्। सर्व शब्दस्य पुल्लिंग सप्तमी एकवचने रूपम स्यात् ऑप्शन 2 सर्वस्मिन्। पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति एकवचन में रूप बनता है सर्वस्मिन्। सखी शब्दस्य चतुर्थी एकवचने रूपम अस्ति ऑप्शन 3 हो जाएगा सख्ये। प्रश्न संख्या 10 में उत्तर 3। तो देखिए शब्द रूपों से संबंधित वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर, तो आप उसको देख सकते हैं। लगभग 8 से 9 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं सेकंड ग्रेड में, और हर एक परीक्षा में शब्द रूपों से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें हम स्किप नहीं कर सकते। तो आप उन वीडियो को देखिए और उनसे संभावित प्रश्नों का हल कीजिए। प्रश्न संख्या 11, पितृ शब्द से तृतीया एक वचने रूपम अस्ति ऑप्शन 4 पित्रा। पितृ शब्द पित्रा रूप बनेगा तृतीया एक वचन के अंतर्गत। भवत शब्द से द्वितीय बहुवचने रूपम भवति ऑप्शन 2 हो जाएगा भवतः। नदी शब्द से षष्ठी एक वचने रूपम अस्ति ऑप्शन 4 नद्याः। मति शब्द से द्वितीय बहुवचने रूपम भवति, तो क्या रूप बनता है मति शब्द का द्वितीय बहुवचन के अंतर्गत? ऑप्शन जो 2 हो जाएगा मतीह। प्रश्न संख्या 15, मधु शब्द से नपुंसक लिंग द्वितीय द्विवचने रूपम अस्ति ऑप्शन जो इसमें प्रश्न संख्या 15 में ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट मधुनी। प्रश्न संख्या 16, मनस शब्द से नपुंसक लिंग तृतीय एक वचने रूपम अस्ति, तो ऑप्शन 3 मनसा। प्रश्न संख्या 17, भू धातो लोट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने वैकल्पिकम रूपम अस्ति ऑप्शन 3 भवतात। तो देखिए कहाँ पर वैकल्पिक रूप बनते हैं, तो उनसे संबंधित प्रश्न भी आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो आप उन्हें भी अवश्य देख कर जाइएगा। पा धातो लृट लकारे अन्य पुरुष रूपाणी संति। तो देखिए पा धातु के लृट लकार भविष्यत काल के अर्थ में अन्य पुरुष में अर्थात प्रथम पुरुष में क्या रूप बनेगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा पास्यति पास्यतः पास्यन्ति। तो धातु रूपों से संबंधित वीडियो भी अपलोडेड है, तो आप उन्हें देख सकते हैं और अपने ज्ञान को विस्तृत करिए। प्रश्न संख्या 19, पठ धातो लंग लकारे मध्यम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति ऑप्शन 2 हो जाएगा अपठत। तो देखिए अपठत जो हलंत का रूप दिया हुआ है ये तो लंग लकार के ही प्रथम पुरुष के एक वचन में रूप बनता है, लेकिन लंग लकार के मध्यम पुरुष के बहुवचन में हलंत रहित रूप बनेगा अपठत। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अपठत। हस धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति। हस धातु के विधिलिंग लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? प्रश्न संख्या 20 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 हसेह।
प्रश्न संख्या 21 हन धातो लोट लकार अन्य पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। लोट लकार में हन धातु का रूप क्या बनेगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा घ्नन्तु। प्रश्न संख्या 22 सेव धातो लिट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति। सेविष्यते, 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 तो ऑप्शन यहाँ पर जो 22 में हो जाएगा 4। सेविष्यते लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के अंतर्गत रूप बनेगा सेव धातु से। रुच धातो लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति। तो रुच धातु लोट लकार आज्ञा देने के अर्थ में जो रूप बनेगा वो बनेगा रोचताम। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पच धातो लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति। अपचत, अपचह, अपचताम, अपच। तो देखिए लंग लकार मध्यम पुरुष के एक वचन में पच धातु का जो रूप बनेगा वो होगा अपचह। प्रश्न संख्या 25 धातो त तवतु प्रत्ययोः कस्मिन् अर्थे प्रयोगः भवति। तो त और तवतु प्रत्यय का जो प्रयोग होता है भूतकाल के अर्थ में होता है और ये दोनों प्रत्यय निष्ठा संज्ञक होते हैं। प्रश्न संख्या 26 निम्नलिखितेषु शानच प्रत्यांतः शब्दः अस्ति। तो शानच प्रत्यांत जो शब्द होगा वो होगा पच धातु के साथ में शानच प्रत्यय का योग होने पर पचमानम रूप बनेगा। प्रश्न संख्या 26 क्षमा कीजिएगा 27 भुज धातो तुमन प्रत्यांत शब्दः वर्तते। ऑप्शन 3 हो जाएगा भोक्तुम। प्रकृत्य इते पदे प्रकृति प्रत्ययोस्तः, तो प्र उपसर्ग पूर्वक क्रू धातु के साथ में ल्यप प्रत्यय का योग होने पर रूप सिद्ध होता है प्रकृत्य। बंधुता पदे प्रत्यय अस्ति, तल प्रत्यांत शब्द है बंधुता। आम्रमयम शब्दे प्रत्यय अस्ति। तो आम्रमयम शब्द में मयट प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 30 में उत्तर 2 हो जाएगा। कारकः पदे प्रत्यय अस्ति। क्रू धातु के साथ में नवुल प्रत्यय का योग होने पर अकशेष रहने पर रूप बनता है कारकः। निम्नलिखितेषु यत प्रत्यांतः शब्दः वर्तते। तो ची धातु के योग में यत प्रत्यांत का रूप होने पर सिद्ध होता है चेयः। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता। तो चंद्रमा के अर्थात भाग्य के विपरीत होने पर ही बहुत सारे हमारे साधन अर्थात प्रयास भी विफल हो जाते हैं। अस्याम पंक्तौ कस्मिन् पदे श्लेषालंकारः अस्ति। तो यहाँ पर जो विधौ है जो कि सप्तमी विधु शब्द से सप्तमी एक वचन के रूप बनता है विधौ। तो यहाँ पर विधौ का अर्थ भाग्य भी होता है और विधौ का अर्थ चंद्रमा भी होता है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ है इसलिए यहाँ पर विधौ में श्लेष अलंकार हुआ है। प्रश्न संख्या 34 स्वाभावोक्ति रसो चारु यथावत् वस्तु वर्णनम। स्वाभावोक्ति अलंकारस्य अस्मिन् लक्षणे चारु शब्दस्य तात्पर्यम् अस्ति। तो देखिए सहृदय हृदयावर्जकम वर्णनम स्वाभावोक्ति। प्रश्न संख्या 34 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 35 उपमा अलंकारे कीदृशः साम्यम उपस्थाप्यते। तो सुंदरम प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा अभिधीयते। इस प्रकार से यदि आपको लक्षण याद है तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रस्फुट और सुंदर समानता उपमा अलंकार के अंतर्गत आती है। रूपक अलंकारस्य प्रमुखा विशेषता का। तो जहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत में अभेद हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है ऑप्शन 3। उपमेयस्य समेन संभावनम उत्कट कोटि संशयः वा कस्मिन् अलंकारे भवति। विशेषोक्तो विभावनाम निदर्शनाम उत्प्रेक्ष्याम। तो उपमेय के साथ उत्कृष्ट कोटि की संभावना किसके अंतर्गत आती है? प्रश्न संख्या 37 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 उत्प्रेक्ष्यायाम। उपमा परिकल्पकः अभवन वस्तु संबंधः कस्मिन् अलंकारे भवति। तो ये बहुत प्रसिद्ध लक्षण है जो कि निदर्शना अलंकार का है। ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर। इस अलंकार में उपमा परिकल्पकः अभवन वस्तु के साथ संबंध प्रदर्शित होता है निदर्शना अलंकार। उपमेयो उपमानयोः बिंब प्रतिबिंब भावः कस्मिन् अलंकारे प्रस्तुत्यते। तो बिंब और प्रतिबिंब भाव उपमान और उपमेय का कौन से अलंकार में होता है? तो दृष्टांत अलंकार के अंतर्गत बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। प्रस्तुतानाम अप्रस्तुतानाम व पदार्थानाम एक धर्माभि संबंधः कस्मिन् अलंकारे भवति। प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक धर्म से संबंध कौन से अलंकार के अंतर्गत होता है? प्रश्न संख्या 40 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1
तुल्य योगितायां। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो समासः वर्तते। जो पूर्व पदार्थ समास होता है 41वें ऑप्शन जो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन 2 अव्ययीभाव समास है, जहाँ पर पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है। उत्तर पद प्रधान जो होता है वो अव्यय तत्पुरुष समास होता है, और अन्य पद अन्य पद या तृतीय पद प्रधान जो होता है वो बहुव्रीहि समास होता है। अति हिमम पदस्य समास विग्रह स्यात्। हिमस्य अत्ययः अति हिमम। ऑप्शन 3 धान्यार्थः पदे समासस्य नाम निर्दिश्यतु। धान्येन अर्थः तृतीय तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है धान्यार्थः। चोर भयम पदस्य समास विग्रह अस्ति। तो देखिए भित्रार्थानाम भय हेतु, इस सूत्र से जिससे भय होता है उसमें पंचमी विभक्ति होकर उसका अपादान कारक हो जाता है। तो यहाँ पर चोरात भयम में जो चोर भयम है इसका समास विग्रह होगा चोरात भयम पंचमी तत्पुरुष समास। अतिक्रांतो मालाम इत्यस्य समस्त पदम स्यात्। तो अतिमालः ऑप्शन जो 2 होगा वो करेक्ट हो जाएगा प्रश्न संख्या 45 में। पंचगवम ऑप्शन 2 अतिमालः, इसका समास विग्रह होगा अतिक्रांतो मालाम। प्रादि तत्पुरुष का उदाहरण है ये अतिमालः। प्रश्न संख्या 46 पंचगवम पदस्य समास विग्रह चिनुत। देखिए पंचगवम में पंचानाम गवाम समाहार पंचगवन। ऑप्शन 3 जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विगु समास के अंतर्गत आता है पंचगवम। प्रश्न संख्या 47 लंबः कर्णः पदस्य समास विग्रह भवति। लंबौ कर्णो यस्य सः, अर्थात गणपति गणेश। लंबे हैं कान जिसके, लंब कर्णः यहाँ पर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 47 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 48 यवाश्च चणकाश्च इत्यस्य समस्त पदम अस्ति। तो देखिए ये गया था जो प्रश्न डिलीट। अब देखिए प्रश्न संख्या 49 शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो सीधा ही जो शुद्ध वाक्य है वही देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 49 में जो हो जाएगा उत्तर 3 रमेशः विद्यालयं गच्छति। ये शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 50 में भी शुद्ध वाक्य देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा भातृषु महेशः कनिष्ठः। तो जहाँ पर बहुतों में किसी एक का अतिशय दिखाया जाता है यतश्च निर्धारणम सूत्र से, वहाँ पर जिससे अतिशयता दिखाई जाती है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो भाइयों में महेश सबसे छोटा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 हो जाएगा भ्रातृषु करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सप्तमी विभक्ति का रूप प्रयुक्त हुआ है। तो इसके जैसे अन्य उदाहरण देखेंगे तो नराणाम नरेशु वा द्विजः श्रेष्ठ है। गवाम घोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा, या वेदानाम वेदेशु सामवेदो अस्मि। तो ये पूछे गए उदाहरण है परीक्षाओं में इसी यतश्च निर्धारण सूत्र से। प्रश्न संख्या 51 शुद्ध वाक्यम भविष्यति मया पुस्तकम पठितम। ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 51 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 52 शुद्ध वाक्यम स्यात् सा काव्यम रचयन्ती तिष्ठति, क्योंकि सा स्त्रीलिंग में है इसलिए रचयन्ती भी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 53 देखेंगे जिसके अंतर्गत भी शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो सा ताम त्यक्तुम तत्र गमिष्यति। प्रश्न संख्या 53 में उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 54 शुद्ध वाक्यम चिनुत। तो राजपुरुषाः अहंकारिणः भवन्ति। प्रश्न संख्या 54 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 राजपुरुषाः अहंकारिणः भवन्ति। शुद्ध वाक्यम अस्ति। तो प्राप्तोदकाः ग्रामः वैभवशालिनः भवन्ति। ऑप्शन 4 प्रश्न संख्या 55 के अंतर्गत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच अंतरिक्ष है। तो ऑप्शन 3 द्युलोकम पृथ्वीलोकम च अंतरा अंतरिक्षम अस्ति। अंतरा अंतरेण युक्ते, इस सूत्र से अंतरा और अंतरेण अव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर अंतरा के साथ में द्वितीय विभक्ति का योग होने से यहाँ पर शुद्ध वाक्य हमारा जो कि इसका संस्कृत अनुवाद होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। वह सन्मार्ग पर चलता है। तो ये प्रश्न आरपीएससी द्वारा कर दिया गया था डिलीट। तो देखिए ये एक सूत्र होता है अभिनिविवशश्च। तो
जो अभिनिविशस्य सूत्र से अभि तथा नि उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के साथ प्रयुक्त होते हैं तो उसमें जो आधार होता है उस आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। लेकिन ये जो आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति वो विकल्प से होती है, अर्थात आधार की कर्म संज्ञा होती भी है और नहीं भी होती है। अभिनिविशस्य सूत्र से विकल्प से आधार की कर्म संज्ञा होती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं था, इस वजह से ये प्रश्न कर दिया गया था डिलीट। वह गुरुकुल में अध्ययन के प्रयोजन से रहता है। उपयुक्त वाक्य से शुद्ध संस्कृतानुवादः स्यात्, सः अध्ययनेन गुरुकुलम उपवसति। तो देखिए एक सूत्र होता है हेतौ, तो हेतु के अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर अध्ययनेन शब्द का प्रयोग इसमें रूप प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा, सह अध्ययनेन गुरुकुलम उपवसति। तो देखिए यहाँ पर जो ये हेतु शब्द के साथ में तृतीय विभक्ति का जो प्रयोग होता है, लेकिन हेतु जब शब्द और अर्थ दोनों ही साथ में होते हैं तो वहाँ पर षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए उदाहरण देख के बताती हूँ मैं। अध्ययनस्य हेतु वसति, तो अध्ययन के लिए रहता है। तो यहाँ पर हेतु शब्द और अर्थ दोनों एक साथ प्रकट हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो विभक्ति प्रयुक्त हुई है वो है षष्ठी विभक्ति। परंतु यहाँ प्रयोजन के अर्थ में तृतीय विभक्ति हुई है, सह अध्ययनेन गुरुकुलम उपवसति। प्रश्न संख्या 49, सुरेश ने रमेश से 100 रुपये का कर्ज लिया है। तो देखिए तो एक सूत्र होता है धारेरुत्तम ऋण। तो जो उत्तम ऋण होता है प्रथम दाता उसकी संप्रदान संज्ञा होकर उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए सुरेश ने रमेश से 100 रुपये का कर्ज लिया है, तो यहाँ पर उत्तम ऋण रमेश है, इसलिए यहाँ पर रमेश में चतुर्थी विभक्ति हुई है। तो ऑप्शन जो 2 हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा प्रश्न संख्या 49 में। सुरेशः रमेशाय शतम धारयति। वह नौकर पर क्रोध करता है। ऑप्शन जो इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, भृत्याय क्रुध्यति। तो क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया अर्थों में जिसके प्रति क्रोध प्रकट किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यो नौकर पर क्रोध कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भृत्याय में चतुर्थी विभक्ति का रूप सिद्ध हुआ है। लेकिन देखिए एक और सूत्र होता है क्रुद्ध द्रूहो रूप सृष्टयोः कर्मः। लेकिन यदि क्रुद्ध या द्रूह धातु के साथ में उपसर्ग का प्रयोग हो जाता है, जैसे यहाँ पर क्रुध्यति के स्थान पर समक्रुध्यति हो जाता, तो यहाँ भृत्याय में चतुर्थी विभक्ति नहीं होकर यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाती, अर्थात द्वितीय विभक्ति हो जाती। तो सह भृत्यम अभिक्रुध्यति या समक्रुध्यति। तो इस प्रकार से जरा सा अंतर है, उसे ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं दिया हुआ है क्रुद्ध धातु के साथ में, इसलिए ऑप्शन जो 3 हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सह भृत्याय क्रुध्यति। तो देखिए मित्रों, इसके आगे के प्रश्नों का हम हल अगले वीडियो में करूँगी। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।